पर आपने सर्जरी का डिपार्टमेंट क्यों चूज किया? कि मुझे बस मेडिसिन से लोगों को ठीक नहीं करना है, मुझे वो आर्ट अपने हाथ में चाहिए था। कि सर्जरी एक मेल डोमिनेंट प्रोफेशन होता है जी, तो आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? फीमेल्स को अपने आप को प्रूव ज़्यादा करना पड़ता है। क्या फर्क होता है नॉर्मल लम्प्स में और जो ब्रेस्ट कैंसर वाले लम्प्स होते हैं? वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कैंसर की गांठ है कि नहीं। क्योंकि एक सही स्टेज पे पता चलने से ब्रेस्ट कैंसर मतलब ठीक हो सकता है। किसी भी चीज़ को अगर आप जल्दी पता कर लेंगे तो वो ठीक फिक्स हो जाती है। तो क्या ट्रेडिशनल सर्जरी धीरे धीरे रिप्लेस मतलब हो जाएगी? मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, आज भी मुझे कुछ डैमेज कंट्रोल करना होता है तो मैं अपने माँ और पापा के पास जाती हूँ। बिल्कुल। कुंभ मेला जब लगा था हाँ, वहाँ पे भी जाके आपने रहा, वहाँ का आपका अनुभव? कि हमें हजार लाखों साधु संतों और महात्माओं को हमको ट्रीट करने का मौका मिलता है। एवरीबडी डज नॉट हैव करेज टू रेज देयर वॉइस, रेज इट फॉर द राइट रीजंस। तो एक रामायण की बहुत अच्छी चौपाई आपने सुनी होगी कि विनय न मानत जड़द जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। आप हमारे देश की जो बच्चियां हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें? आप उड़ने से पहले किसी की परमिशन नहीं लोगे, क्योंकि आसमान किसी के बाप का नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक्स विद रीता प्रेजेंटेड बाय जन जन जागरण में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। वो एक बहुत बड़ी जानी मानी सर्जन तो है ही, साथ ही साथ वो एक डॉक्टर, सोशल वर्कर, स्पोर्ट्स पर्सन और प्रोफेसर भी हैं। वो ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की जान बचाती हैं, क्लासरूम में बच्चों का भविष्य बनाती हैं और स्पोर्ट्स के मैदान में गोल्ड मेडल भी जीतती हैं। वो एक अनुभवी जर्नल, लेप्रोस्कोपिक और ब्रेस्ट सर्जन भी है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिया सिंह कुशवाहा का। नमस्कार मैम, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतने अच्छे हैं कि आपको टाइम देना तो बिल्कुल बनता है, और जब कभी भी हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं जी, उसके लिए समय देने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन देना समय सब चाहते हैं, पर वो होता है कि लोगों के काम होते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं हम ये भी चीज़ करेंगे। पर इम्पॉर्टेंस मुझे लगता है कि आप एक सर्जन हैं तो आपके लिए अपना प्रोफेशन पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज आपने टाइम दिया तो बस आज हम आपके बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहेंगे। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने अपने बचपन की जो शिक्षा है और कॉलेज तक कहाँ से और कैसे पूरा किया? देखिए, मेरा बचपन अगर आप पूछेंगे तो जबलपुर के पास एक छोटी सी शहर है, छोटी सी जगह है, मंडला, अगर आपने नाम सुना होगा। वो कान्हा किसली के पास में है जी। काफ़ी छोटी जगह है। तो मेरे फादर साहब हमको भिंड से, हम बेसिकली चंबल से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें भिंड से वहाँ पर लेकर आए एंड ही वाज बीइंग सो काइंड। मेरे मदर फादर इतना कंसीडरेट रहे मुझे और मेरी सिस्टर की एजुकेशन को लेके। तो हम मंडला शिफ्ट हुए, और मंडला काफ़ी छोटा सा शहर है, वहाँ पे ज़्यादा स्कूल या कॉलेजेस नहीं थे उस समय पर। तो महर्षि विद्या मंदिर करके एक स्कूल है, उसमें मैंने अपनी सारी स्टडीज़ की। 10th तक मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई की और काफ़ी अच्छे से मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। मैंने मेरा एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। उसके बाद मंडला से हम किसी सर्कमस्टेंसेस के कारण, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी जी, और वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि शहर छोटा था। तो पास का शहर जबलपुर ही था, तो हमें आनन फानन में जबलपुर शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा। तो फिर 11th और 12th में मैंने अपनी स्टडीज़ जबलपुर से की। फिर मैंने PMT के लिए प्रिपेयर किया। फिर मैंने जबलपुर में अपने 2 साल निकाले। फिर मैंने MBBS वर्धा से किया। फिर MBBS करने के बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप BJMC से की, जो कि पुणे में है। ससून हॉस्पिटल काफ़ी रिनाउंड हॉस्पिटल है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन सर्जरी के लिए हो गया, फिर मैंने वो भी वर्धा से परस्यू किया। उसके बाद सर्जरी करने के बाद फिर मैंने फेलोशिप किया मिनिमल एक्सेस सर्जरी में, फिर वो भी मैंने पुणे से किया। उसके बाद फिर 2017 में मैंने अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली। 17 के बाद ईश्वर की इतनी कृपा रही कि मेरा सिलेक्शन दिल्ली गवर्नमेंट में हो गया। तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला। मैंने काफ़ी अच्छा काम करा वहाँ पर, काफ़ी काम सीखा। तो वो एक प्रोजेक्ट के उसमें हुआ या? हाँ, मतलब हम जो नॉर्मली इंटरव्यूज देते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, और क्योंकि अक्सर लोग यही सोचते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हो तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहती है जी। जब वॉल्यूम ज़्यादा रहती है तो आपको सीखने में भी ज़्यादा मिलता है, और जब आप नए सीख के निकलते हो तो आपको लगता है कि आप कितनी
वैरायटी ऑफ सर्जरीज कर लो, कितनी वैरायटी ऑफ पेशेंट्स को देख लो, तो आपका एक्सपीरियंस उस हिसाब से बढ़ता है। फिर 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस जबलपुर आई और मैंने शहर के लिए 1 साल तक काम किया। उस बीच में मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में भी काम किया, मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी काम किया। फिर जबलपुर में 1 साल काम करने के बाद एक्चुअली मतलब ये थोड़ा सा फनी साउंड करेगा, बट मेरा टारगेट था कि मुझे गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, अर्बन, रूरल और सेंट्रल गवर्नमेंट सब का एक्सपीरियंस मुझे लेना है। तो भगवती की इतनी कृपा रही कि 2019 में मेरा सिलेक्शन एम्स भोपाल के लिए हो गया, जिसमें मैंने ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंट में एसआरशिप की। 3 साल मैंने कैंसर डिपार्टमेंट में काम किया, काफ़ी अच्छा काम सीखा। फिर 3 साल एम्स में काम करने के बाद अभी मैं जेके हॉस्पिटल में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट में लैप्रोस्कोपी, जनरल सर्जरी, प्रोक्टोलॉजी और ब्रेस्ट सर्जरी, ये सारी चीज़ें अभी मैं वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जितना हो सकता है मैं सोशल वर्क करने की कोशिश करती हूँ। और जब मैं आप जैसे लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस चीज़ के लिए मुझे और एक्सपोजर मिल रहा है कि मैं आगे भी ये सारी चीज़ें और आगे बढ़ाऊँ और कर पाऊँ। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने जो बोला आप जैसे लोगों से, तो मेरा भी सेम यही है कि आप जैसे लोग जब हमें मिलते हैं तो हमें उससे और बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमें आगे और लोगों। और सबसे बड़ी बात, आप भोपाल में काम कर रही हैं, आपने इतनी सारी जगह काम किया है, इतने सारे लोगों में आपका सर्कल है, आप इतने, इस चीज़ को मैं चाहती हूँ और आगे आप बढ़ें। आप तो अभी बहुत यंग हैं और आगे भगवान आप पर आशीर्वाद अपना बनाए रखें और आप बहुत आगे बढ़ें, भविष्य में बहुत तरक्की करें। और आप इतनी हम्बल हैं कि मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, ज़्यादातर ऐसी मेंटालिटी होती है लोगों की, लोग सोचते हैं अच्छा लड़की है चलो गायनेकोलॉजिस्ट बन जाएगी, डर्मोलॉजिस्ट बन जाएगी, बहुत हुआ तो हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाएगी, पर आपने सर्जरी का डिपार्टमेंट क्यों चूज़ किया? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि फीमेल्स ज़्यादा इस चीज़ के, इस प्रोफेशन के लिए जाती है, डर्मेटोलॉजी, मेडिसिन, या एक लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि अगर फीमेल है तो गायनेक बहुत अच्छा कर लेगी। हाँ। बट अब आप देखेंगे ना कि कमिंग जो टाइम्स है, सिनेरियोज में बहुत चेंज हो रहा है। अब फीमेल सर्जरी ऑप्ट करने लग गई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव था सर्जरी लेने का कि मुझे बस मेडिसिन से लोगों को ठीक नहीं करना है। मुझे वो आर्ट अपने हाथ में चाहिए था कि इंसान ये बोलता है कि आप भगवान हो, डॉक्टर को लोग भगवान बोलते हैं। बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, भगवान तो, ईश्वर तो एक ही है, हम इंसान हैं, बस हमें ईश्वर की कृपा इतनी हो जाती है कि हम पढ़ाई करके उस आर्ट को अपने लिए अपना लेते हैं और हमें एक ज़िंदगी देने का एक मकसद जैसा मिल जाता है, और वो एक मैं उसको आर्ट ही कहूँगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि सर्जरी के थ्रू मैं किसी की लाइफ सेव कर सकती हूँ, मैं उसकी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। अगर उसको कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसकी मौत निश्चित है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उसको टाइमली उसको हम ट्रीटमेंट देके या ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करके हम उसकी लाइफ 10 साल बढ़ा सकते हैं। तो ये कितना बड़ा पावर ईश्वर आपके हाथ में देता है। तो सर्जरी वो थ्रिल देता है आपको, वो एड्रेनलिन आता है आपके अंदर कि आप किसी का ब्लीडिंग को स्टॉप कर पा रहे हो, आप किसी को सर्जरी देके उसकी आप उसको हील कर पा रहे हो। तो मुझे सर्जरी हमेशा मेरा बहुत पैशन था कि मुझे अगर मैं करूंगी तो या तो मैं सर्जरी करूंगी या तो फिर मैं सिविल सर्विसेज में चले जाऊंगी। बट बाय गॉड्स ग्रेस भगवान ने यही चाहा कि मुझे एक सर्जन के बतौर ही काम करना था और सेवा अपनी देनी थी, तो मैंने वही परस्यू किया। पर ऐसा मानते हैं, मतलब मुझे तो अभी तक ऐसा ही पता था, अब आगे सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, यंग जनरेशन जैसे जैसे आ रही है कि सर्जरी एक मेल डोमिनेंट जगह होती है या मेल डोमिनेंट प्रोफेशन होता है जी। तो आपने ऐसा कभी अनुभव किया है? देखिए, मैं बस ये, अगर आप इस चीज़ से मेरे से रिलेट कर पाएंगे तो ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स बस सर्जरी नहीं है जी। ये बहुत जगह है। एक महिला को अपनी जगह बनाने के लिए अगर एक पुरुष अपना 100% दे रहा है तो मुझे लगता है महिला को 120 से 130% देना पड़ता है टू आउटस्टैंड। बिल्कुल। अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल काम करना है या एक्सेप्शनल दिखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि 20-30% तो महिला को अपना ओवरटली करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस फील्ड से मैं हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से हूँ, आप बहुत एजुकेटेड बैकग्राउंड से, लेकिन आज भी कई बार ऑफिसेज में, कई बार हॉस्पिटल्स में, कई बार बहुत सारी जगह मेल डोमिनेंस आपको देखने मिलता है। बिल्कुल मिलता, हर जगह मिलता है। और आपको एक फीमेल को एक्सप्लेनेशंस भी ज्यादा देने पड़ते हैं। बिल्कुल देने पड़ते हैं। बट मतलब गॉड हैज बीन सो काइंड टू मी कि मैं जिस जर्नी में रही वहाँ पे मेल का रेशियो बहुत ज्यादा था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हर पुरुष या हर मेल वैसा ही था। बहुत सारे मेरे मेल फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जिनके कारण मैं आगे भी बढ़ी हूँ। लेकिन हाँ, हर चीज का रेशियो हर जगह पे ऊपर नीचे रहता है। बिल्कुल, उसमें फीमेल्स भी इंक्लूडेड होती है, उसमें मेल्स भी इंक्लूडेड होते हैं।
बट ये फैक्ट है, इसको कोई माने चाहे ना माने, फीमेल्स को अपने आप को प्रूव ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरे से फीमेल्स पूछने आती हैं कि हमें सर्जरी करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपका पैशन है ना किसी चीज़ का, आपको बस आंख बंद करके उसके लिए काम करने में लग जाना चाहिए। और पेरेंट्स आजकल इतने सपोर्टिव हैं कि अगर आपको अच्छी फैमिली मिल गई है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, थोड़ा बहुत भी अच्छा है, और आपके अंदर उस काम को करने का बहुत जुनून है या चाह है, तो मुझे लगता है कि वो परस्यू करना चाहिए। और फीमेल्स को तो सर्जरी बिल्कुल करना चाहिए। फीमेल्स का जो हीलिंग पावर होता है ना, वो बहुत अलग होता है। हम क्यों बोलते हैं माँ, हमको जब भी हमें कोई भी बीमारी होती है मतलब माँ चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी होती है। उसका हग, उसका टच, उसका प्यार से बात करना, उसका डांटना, ये आपका इमोशंस को बहुत अलग प्ले करता है। तो जब फीमेल सर्जन्स ऑपरेट करती है ना, दे आर वेरी काइंड विद द टिश्यू, वो टिश्यू हैंडलिंग बहुत अच्छी करेंगी, बड़ा प्यार से वो बॉडी को ट्रीट करेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल सर्जन्स का हीलिंग पावर ज़्यादा अच्छा होता है। और जब आप मेल डोमिनेंस की बात करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के साथ बहुत बार चीज़ें बहुत गलत होती रहती हैं, लेकिन क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने लिए स्टैंड ले लें। और आजकल प्रॉब्लम ये भी है कि स्टैंड लेने का एक बहुत बड़ा सर्कमस्टांसेस आपको ये झेलने पड़ते हैं कि अब ये लेटर होगा, ये फिर वो लेटर होगा, फिर यहाँ से शिकायत, फिर वहाँ से शिकायत, बहुत लंबा है। प्रोसेस इतनी लंबी के कारण वो बोलते हैं कि चलो छोड़ो यार, जाने दो। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर ने आपको आवाज दी है तो उस आवाज को बहुत बुलंद रखना चाहिए इंसान को। इफ यू हैव अ वॉइस, रेज इट फॉर द राइट रीजंस। और सही के लिए तो रामचंद्र जी को भी वनवास जाना पड़ा था। बिल्कुल सही बात है। पर सॉरी टू इंटरप्ट यू, एवरीबॉडी डज नॉट हैव करेज टू रेज देयर वॉइस। एग्जैक्टली। तो जब भगवान राम जा सकते हैं सही के लिए इतने बड़े लंबे वनवास में, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं, तो हमें तो बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। तो अक्सर लड़कियां यही सोचती हैं कि जाने दो, छोड़ो यार, मेरे ऊपर ही ब्लेम आ जाएगा, या मुझे ही ऐसा बोल दिया जाएगा, या मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, या मेरी ज्यादा बदनामी होगी, लोग मतलब कोई भी, क्योंकि हमेशा आप देखिए किसी की भी गलती हो, पर अगर आप देखेंगे तो सामाजिक में, लोगों में, घर में सहना एक लड़की को ही पड़ता है। बिल्कुल, हमें पता होता है कि अगर, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर किसी का रेप हुआ है तो रेपिस्ट को शर्म नहीं आती है। लोग डिमीन किसको करते हैं? लड़की को करते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जबकि अगर आप एक छोटी सी बात लेंगे, अगर कोई कुत्ता किसी को काटता है तो हम किसको, जानवर को बुरा बोलते हैं ना कि अरे उसने काट लिया, वो पागल हो गया है। लेकिन इन केस में सोचिए, मतलब आप एक कंपैरिजन भी अगर हम करने जाएंगे तो कितनी खराब बात है कि हम तो एक जीते जाते ह्यूमन बीइंग है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी सजा जिसके साथ वो बुरा हो रहा है उसी को मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और फीमेल्स को ऐसा बोलते हैं कि वो दब जाती हैं या बोलती नहीं है। तो मैं रामचंद्र जी की बहुत अच्छी फॉलोअर हूँ, तो मेरे फादर साहब भी मुझे यही सिखाते हैं कि राम जी भी बहुत हम्बल थे। उन्होंने कभी भी पहली बार में कभी भी किसी को काउंटर नहीं किया। हम बोलते हैं ना इंसान को 2 चांस या 3 चांस देना चाहिए। तो एक रामायण की बहुत अच्छी चौपाई आपने सुनी होगी कि विनय न मानत जड़द जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। तो राम जी ने देख लिया था कि अब मैं 3 दिन तक समुद्र को मना रहा था कि मैं विनय कर रहा था कि आप मान जाइए, हमें लंका जाना है, सीता जी को लेकर आना है, तो आप हमें जाने का रास्ता दे दीजिए। बट 3 दिन बाद भी उनको लगा कि नहीं, ये जड़ बुद्धि है, ये ऐसे नहीं आराम से मानने वाली चीज। तो उन्होंने अपना बाण निकाला, और वो बाण निकलने के बाद लक्ष्मण जी को ये पता था कि अगर ये चल गया तो यहाँ पूरा समुद्र सूख जाएगा। बिल्कुल। तो मैं इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करती हूँ कि आप कभी भी एकदम से वर्किंग प्लेस पे वायलेंस ना करें या डोमिनेंस को एकदम से ना झेलें। 1 2 3 बार उसको आप आराम से सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं होता है तो फिर जैसे को तैसा ही होना चाहिए। बहुत जरूरी है आज के ज़माने में, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो फीमेल्स को बहुत डट के उस चीज़ का विरोध करना चाहिए, उस चीज़ के लिए अपना काउंटर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि उतना करेज अपने अंदर रखना चाहिए कि आप गलत को गलत और सही को सही बोल पाएं। और जब आप सही होते हो तो रास्ता देखिए लंबा होता है, कठिन भी होता है, कठिन भी होता है। आप 1000 बार टूटोगे भी, आपको लगेगा यार गलत कर दिया, बट उसका अंत ईश्वर देखता है और आप जानते हो मन में कि वो अंत अच्छा ही होता है। तो मेल डोमिनेंस में भी आजकल ऐसा नहीं है, मेल आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आपका डाउनफॉल हो जाएंगी, मेल हैं वो भी डाउनफॉल हो जाएंगे। तो अब आजकल मिक्स हो गया है ये क्राउड। लेकिन मेल डोमिनेटिंग फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आपको उसके लिए, मुझे ऐसा लगता है, नॉलेज इज पावर।
एंड विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। lots of responsibility. विद्या ददाति विनयम हम बोलते हैं ना, विद्या आपको विनय देती है और विनय आपको शीतलता देती है। मतलब जब आप नॉलेजेबल हो तो आप काम हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, और शांत जब हो जाओगे तो लोग आपके पास आएंगे। जब आपके पास आएंगे लोग तो आपके पास आप रिस्पॉन्सिबल हो गए उनकी चीजें करने के लिए, उनकी चीजें बोलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आउटस्टैंड करना है तो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा जी। आप नॉलेज से किसी को भी मात दे सकते हो। बिल्कुल, आप बोलते हैं ना तर्क पे दुनिया चलती है जी, तर्क पे ही दुनिया चलती है। अगर आप किसी को एक चीज का अच्छा रीजन दे दोगे तो वो शांत हो जाएगा। तो एविडेंस पे ही दुनिया चल रही है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ फीमेल को आप अपने आप को इतना एजुकेट करो, इतना एजुकेट करो, बी सो एजुकेटेड कि आपसे कोई लगने से पहले 50 बार सोचे कि यार इससे थोड़ा सा दूर रहना है। तो दैट्स हाउ आप मेल डोमिनेटिंग फील्ड में आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाते हो। सही बात है, एस्टैब्लिश कर पाते हैं, सही बात है। जो लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है नॉर्मल सर्जरी से कैसे डिफरेंट होती है? देखिए, लेप्रोस्कोपी सर्जरी को हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं। की होल सर्जरी मतलब कि जो हम ट्रेडिशनल सर्जरीज देखते थे कि लंबा चीरा लग रहा है, फिर उसमें से हम आंत बाहर निकाल रहे हैं या हम गॉल ब्लैडर बाहर निकाल रहे हैं। तो अब जो एरा आ गया है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का आया है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब कि हम 3-4 छोटे कट्स लगाते हैं, एक कैमरा पोर्ट अंदर जाता है, वो कैमरा आपकी आंखों के जैसा काम करता है, आप उसको स्क्रीन के डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और बाकी 2 या 3 या 4 जितने भी वर्किंग पोर्ट्स होते हैं उनसे हम इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालते हैं। एक से हम जिस ऑर्गन पे ऑपरेट कर रहे हैं उसको पकड़ते हैं, दूसरे से हम उसके लिए ट्रैक्शन लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या ब्लीडिंग स्टॉप कर सकते हैं, तीसरे से आप वर्क करते हो। तो इसमें क्या होता है कि कॉस्मेटिकली इट इज़ मोर बेटर। आजकल यही कंसर्न है लोगों का कि मार्क नहीं दिखना चाहिए, स्कार नहीं आना चाहिए। तो विथ टाइम लैप्रोस्कोपी अब बहुत मतलब कॉमन हो गई है। ट्रेडिशनल मेथड्स, हाँ अभी ट्रेडिशनल मेथड्स को आप मना नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करना है। आप मतलब ये मान के चलिए कि आपको आपकी रूट्स पे तो वापस आना पड़ेगा। इसीलिए हम आज के टाइम पे भी ये बोलते हैं कि आप लेप्रोस्कोपी सीख तो जरूर जाते हो, लेकिन आपको बेसिक उसका आना चाहिए, क्योंकि मशीन एक बार को फेल हो सकती है, ह्यूमन हैंड फेल नहीं हो सकता। तो आपको अगर ऊपर जाना है तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात तो ट्रेडिशनल सर्जरी इट इज नॉट गोइंग टू। तो लोग इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं कि पेनलेस होती है, रिकवरी जल्दी होती है। ऑफ कोर्स स्कार कम होगा, पेन कम होगा, आप रिकवरी जल्दी कर पाओगे, आप वर्क रिज्यूम जल्दी कर पाओगे अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो या आप किसी ऐसी प्लेस पे हो जहाँ पे वर्किंग थोड़ा सा आपका हेक्टिक है। तो ये सारा चीज़ें मतलब जल्दी रिकवरी होती है। चीरा बड़ा रहेगा या इंसिजन बड़ा रहेगा, उसका हीलिंग टाइम बढ़ जाएगा, बेड रेस्ट ज़्यादा लेना पड़ेगा, आप ड्यूटीज रिज्यूम नहीं कर सकते, एक्सरसाइजेस में आपको बहुत रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, फूड हैबिट्स में रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा। स्कार बड़ा होगा तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर स्कार छोटा है तो हम उसको मैनेज करने में ज़्यादा तो ये इतना छोटे शहरों में भी है अवेलेबल या सिर्फ ये बड़े शहरों में अभी अवेलेबल है? आप एकदम गांव वगैरह के लेवल की बात करें तो वहाँ पर तो अभी ये फैसिलिटी देखिए नहीं। गांव नहीं, अगर जैसे भोपाल में है तो क्या ग्वालियर में भी है, झांसी में भी है? बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल मैं पूछना चाह रही थी। लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए एक टाइम था जब लोग ट्रेडिशनल मेथड से सर्जरी करते थे, आज भी आउटकम वही है। मशीन फेल होगी, रोबोट फेल होगा या लैप्रोस्कोप फेल होगा, तो आपको हम ये नहीं बोल सकते ना कि अब हम क्या करें। बिल्कुल, इसीलिए आपको हम जो पुराने लोग हमको सिखाते थे ना वो सीखना बहुत जरूरी है कि चलो मशीन भी फेल होगी, हाथ तो फेल नहीं होंगे। बिल्कुल सही वो तो हमें आना चाहिए कि कुछ भी डैमेज हो गया तो हमने ओपन किया और उसको हमने फिक्स कर दिया। तो ये अभी छोटे शहरों में भी हो रहा है क्योंकि अब तो रोबोट्स आ चुके हैं। तो धीरे धीरे नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि जो रोबोटिक सर्जरी होती है एआई के आने से सर्जरीज पे कितना असर हुआ है या क्या आपको बदलाव देखने को मिलता है? देखिए एआई तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब अगर उसको अच्छे वे में देखा जाए तो वो अच्छी चीज भी है, उसको गलत वे में यूज करो तो वो गलत चीज भी है। हम सभी लोग देख रहे हैं आजकल कैसा हो रहा है। तो एआई और रोबोटिक्स का बहुत अच्छा रोल है आज के टाइम पे सर्जरी में। आपको प्रिसीजन बहुत अच्छा मिलता है अगर हमें रोटेशन, डिग्रीज, एंगल, उसका विजन, उसकी जो अपना रिजोल्यूशंस, ये सारे बहुत क्लियर आते हैं रोबोटिक्स में। एआई हमको ऐसे हेल्प करता है कि वो हमको बता देता है कि यहाँ पर ये नस आने वाली है, अच्छा आपको यहाँ से बच के इधर पे जाना है। ये तो उसके फंक्शन और कंट्रोल्स इतने अच्छे होते हैं कि वो सेंस कर लेता है उसको और उसको लगता है कि ये डेंजरस प्लेन में जा रहे हैं तो अपने आप को रोक देगा वो वहीं पर। तो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प इट इज हेल्पिंग सर्जन्स। बट फिर भी मैं यही बोलूंगी कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए आपको बेसिक रूट लेवल सर्जरी आनी चाहिए सो दैट मशीन्स अगर फेल हो भी जाती हैं तो आप खुद से ट्रेडिशनल मेथड से आप उसको बिल्कुल क्लासिकल मेथड से आप उसको कर सकते हो। लेकिन एआई और रोबोटिक आने वाले समय में भविष्य में ये हर जगह पर होने वाला है और मुझे लगता है ये होना भी चाहिए
क्योंकि बढ़ते समय के साथ अगर आप पीछे रह जाएंगे तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। बिल्कुल तो टेक्नोलॉजी को आपको हर जगह पे अडेप्ट करके उसको सीख दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और पेशेंट के अगर वेलफेयर के लिए वो है तो एक डॉक्टर क्या चाहता है, पेशेंट का वेलफेयर ही चाहता है। बस अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा इशू आता है, बट विद टाइम मुझे लगता है कि अफोर्डेबिलिटी भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि पहले लैप्रोस्कोपी की अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो आज लैप्रोस्कोपी की अफोर्डेबिलिटी हो गई है। अब अभी रोबोटिक की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बट आने वाले समय में रोबोटिक की भी हो जाएगी। तो ऐसे समय चेंज होगा, लोग अडेप्ट करते जाएंगे, और मेडिकल की फील्ड में मुझे लगता है एक रिवोल्यूशन आने वाला है आने वाले समय में। अभी आ चुका है और मुझे लगता है आगे शायद और ज़्यादा आएगा। आप इतनी सर्जरीज करते हैं, कभी कोई ऐसी सर्जरी जो आपके दिमाग में बहुत गहरे अंदर तक दिल को लगी हो कि अरे इसमें और भी कुछ हो सकता था, या कुछ ऐसे याद रह गई हो शायद आपको? देखिए, ऐसी तो हमने बहुत सारी सर्जरीज की हैं। एक एम्स की मुझे सर्जरी याद है, हमारी 22 ईयर ओल्ड एक बच्ची थी। अच्छा। वो बिहार से हमारे पास पेशेंट आई थी। तो आप बोलते हो ना कि डॉक्टर को सिंपैथी एम्पैथी दोनों रखनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एम्पैथी थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लगाव किसी से करने लगते हो तो वो आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्शन आ जाता है, बट आप एम्पैथेटिक हो ही जाते हो, आप वो कर ही नहीं सकते, दूर नहीं हो सकते। तो उस पेशेंट के ऊपर हमने उसको कोलन का कैंसर था, मतलब बड़ी आंत का कैंसर था। हमने उसकी 2-3 बार सर्जरी की, रिलैप्स हुआ, बार बार उसको कैंसर आ जाता था। तो वो हमारे साथ वो पेशेंट 1 साल तक रही, आप बिलीव करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना समय मैं अपने घर वालों को या अपने आप को या घर को नहीं देती हूँ, उतना समय मैं अपने पेशेंट्स और हॉस्पिटल को देती हूँ। नहीं, वो तो मुझे मेरे पता लिए है वो कि आप मेरी समय फैमिली हो देती जाती हैं, है। बिल्कुल सही तो बात है। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि अरे दीदी आप आ गए, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे ठीक कर दोगे। लेकिन इवेंचुअली हमको पता था उसका आउटकम क्या होना है, तो वी ऑपरेटेड ऑन दैट पेशेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ शायद उतनी ही लिखी थी, सो वी लॉस्ट हर, एंड इट वाज अ वेरी वेरी डार्क डे फॉर मी। क्योंकि जब भी मैं जाती थी मैं उसी बिस्तर को देखती थी, और मुझे याद आता था कि ये मुझे यहीं से बुलाती थी, ये मेरे लिए चॉकलेट्स रखती थी, या ये मेरे लिए खाना रखती थी, या ये बोलती थी कि नहीं जब तक डॉक्टर प्रिया नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो शी वॉज लाइक माई सिस्टर। तो आप इतने रिलेशंस बना लेते हो कि पेशेंट्स आपको देख के आधा ठीक हो जाते हैं, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उनको लगता है कि अगर कोई भी नहीं है तो ये तो है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को यही बोलती हूँ, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके बच्चे US UK में हैं, पेरेंट्स को छोड़ दिया है उन्होंने, वो बेचारे यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, तो वो आके बहुत भावुक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारा तो कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं बचा। तो मेरी पूरी टीम खड़ी रहती है, तो वो अक्सर मैं उन टीम वालों को ये बोलती हूँ कि 8 बच्चे हैं आपके पास, आप कैसे बोल रहे हो आपके पास बच्चे नहीं है? हम तो हैं। एक बार जब मरीज अस्पताल में आता है तो वो अपनी फैमिली का ज़्यादा ना हो कि हमारा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं अपने मरीजों के साथ रहती हूँ कि मैं, अगर आप बोलोगे कि आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए तो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मेरी लाखों की फैमिली है और वो सारे लोग मेरे से बहुत जुड़े हुए हैं। आज भी जो मैंने 5 या 6 साल पहले जिसको ऑपरेट किया था, आज भी उनका फ़ोन आता है, वो अपने खेतों से अपनी फसल की पहली चीज़ हमारे लिए लेकर आते हैं, वो फल लेकर आते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स लेकर आते हैं, उनकी जितनी कैपेबिलिटी रहती है वो उतना लेकर आते हैं। और मुझे नहीं लगता ये किसी मतलब किसी भी अमाउंट का पैसा इस चीज़ को कभी भी कवर कर सकता है, वो पैसे से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और मेरे फादर साहब हमेशा मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि प्रिया अपने को ना सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए काम करना है, जो पैसा है ना वो बाय प्रोडक्ट है। आज तुम एक को ऑपरेट करोगे, आज तुम एक को फ्री में ऑपरेट करोगे, वो 5 लेकर आएगा आपके पास। तो लक्ष्मी तो ऑलरेडी आपके पास आनी है, वो कहीं नहीं जानी, वो कहाँ जाएगी। और आप अच्छा करते हो तो मुझे लगता है आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते हैं, अपने आप खुलते हैं। और जब आप इतना प्यार देख लेते हो ना तो आपका मन इतना भर जाता है कि पैसे लगता है कि चलो ठीक है, ना भी मिलेगा तो ठीक है, चल जाएगा। बट ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। देखिए, पैसे सबको कमाने होते हैं, आपको एक लाइफस्टाइल जीनी है, आपको एक नॉर्मल लाइफ भी जीनी है, तो आप वो रखते हो। लेकिन भगवती की कृपा हमेशा इतनी रही मेरे ऊपर कि सब कुछ अच्छा चलता रहा, और आज भी सब अच्छा चल रहा है। पेशेंट्स भी खुश हैं और पेशेंट्स खुश हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। और आपके ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा ऐसे आगे भी बनी रहेगी। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं तो वो तो बिल्कुल, उसमें कोई दो राय ही नहीं है कि कुछ ऐसा होगा, सब अच्छा ही होगा। और आप काम बहुत अच्छा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आपने जैसे बोला कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बना के चलते हैं। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं अपने पेशेंट्स में। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आधा तो मरीज़ वैसे ही ठीक हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं।
बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसा कि होता है, आपसे बात करके अच्छा लग जाता है, बस हम ठीक हो जाते हैं। मेडिसिन तो फिर एक साइड चीज हो जाती है कि चलो ठीक है, छोटी मोटी बीमारियां तो ऐसे भी डॉक्टर से बात करके ठीक हो जाती है। तो वो आप में कला है और बहुत अच्छी बात है। वो जो आप इतनी सर्जरीज करते हैं, तो जैसे जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो वो क्या सिर्फ जो नॉर्मल गांठ होती है वो हर गांठ आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर में ही तब्दील होती है, या कुछ ऐसे नॉर्मल भी होती है, किसी और वजह से भी होती हैं, और क्या फ़र्क होता है नॉर्मल लम्स में और जो ब्रेस्ट कैंसर वाले लम्स होते हैं? देखिए, ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने मुझसे किया है कि हर गिठान या कैंसर की गिठान होती है, क्योंकि मैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बहुत प्रोग्राम्स करती हूँ और मेरे पास टीम भी बहुत अच्छी है जो सब जगह अवेयरनेस कर रही है। तो मैंने अक्सर लोगों का यही सवाल सुना है कि गांठ है तो वो कैंसर ही होगी क्या? ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके लिए एज का डिवीजन है कि कब वो कैंसर में बदलने के चांसेस हैं, और उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि हर गांठ कैंसर की गांठ है। आपको पहले गांठ को दिखाना पड़ेगा, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कैंसर की गांठ है कि नहीं। आपको एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उस पर वीडियो दिया है कि एक आमतौर पर एक महिला हर महीने में पीरियड्स के बाद में अपनी स्तन की जांच कैसे करे, और वो सारी महिलाओं को, आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो सारी महिलाओं को देखना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि ये ऑलरेडी ऐसा है कि शर्म के कारण कोई भी महिला ये चीज़ किसी को बताती नहीं है, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे वो अनएजुकेटेड हो। तो जब आपको कोई भी गांठ फील होती है, आप अपने सर्जन के पास जाएं और उसका बाकायदा चेकअप कराएं। उसमें उम्र में भी फ़र्क होता है। अगर उम्र आपकी ज़्यादा है तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं गांठ के। अगर उम्र कम है तो वो हो सकता है नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में वो गांठ आती हो, चली जाती हो, पेन होता हो, फिर वो अपने आप ठीक हो जाता हो, तो वो हार्मोनल चेंजेस के कारण ऐसा हो सकता है। अगर वो ऐसी एज ग्रुप में है जो गांठ सॉफ्ट है, अपने को ज़्यादा हार्ड नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि वो मामूली नॉर्मल गांठ हो जाए। लेकिन गांठ बहुत समय से है और वो बढ़ती जा रही है, अंदर ऊपर स्किन में रेडनेस या लालिमा आ गई है, अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, या वो बढ़ती जा रही है, या वो बहुत हार्ड है, आपको अपने बगल में भी छोटी गिठानें फील होने लगी है, तो ये थोड़े बहुत कैंसर के लक्षण होते हैं। कि निपल का अंदर चले जाना, डिम्पलिंग होना, रिट्रैक्शन होना, और डिस्चार्ज आना, ब्लड का डिस्चार्ज आना निपल से, तो ये सारे कैंसर के साइंस होते हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगता है किसी भी महिला को कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको अपने नज़दीकी सर्जन के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको गांठ है तो आप घबराएं नहीं। हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती है। आप उसको चेकअप कराएं, उसके बाद बायोप्सी होती है, मैमोग्राफी होती है, सोनोग्राफी होती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि किस चीज़ की गांठ है, उस हिसाब से हम आगे इलाज करते हैं। ओके। तो क्या एक सही स्टेज पे पता चलने से ब्रेस्ट कैंसर मतलब ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप जल्दी पता कर लेंगे तो वो ठीक फिक्स हो जाती है। वैसे ही कैंसर के साथ है कि अगर आपको अर्ली स्टेज में वो कैंसर डिटेक्ट हो गया तो हम उसको नॉर्मल मेडिकेशन से, नॉर्मल सर्जरी से, या विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट रेडिएशन हम उसको फिक्स कर सकते हैं। लेकिन वो स्टेजिंग अगर ज़्यादा बढ़ गई है, अगर कैंसर शरीर में फैल गया है, तो फिर रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी, उसके बाद सर्वाइवल रेट कम होना, तो ये सारी चीज़ें मतलब ये बढ़ती ही हैं। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के प्लान के थ्रू, कैंपेन के थ्रू हम ये बताएं कि अगर आपको थोड़ी भी गांठ लग रही है, भाई मैं बोलती हूँ कि आपको ओवर इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज बेटर देन अंडर इन्वेस्टिगेशन। यू आर राइट। आप ज्यादा करा लो ना, कुछ नहीं निकलेगा, कोई नुकसान आप शांति से सो तो पाओगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन जब आपको ये पता है कि हो सकता है आप उसी चीज के साथ रोज सो रहे हो, तो वो बढ़ ही रही है, वो कम नहीं हो रही है। तो अगर अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो लोगों का सर्वाइवल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे लोग इतनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये कैंसर सर्वाइवर पेशेंट है। उनका विल पावर हमसे स्ट्रांग रहता है। बिल्कुल, वो ऐसे। इसमें तो विल पावर मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी बड़ा है, रोल तभी प्ले आप इस करता है। बीमारी से बाहर आ सकते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने अपनी लाइफ को आउटलिव कर दिया है। हम सोच रहे थे ये महिला 5 साल जिएगी, वो अपने विल पावर से 10 साल जी गई। तो कभी कभी कुछ मिरेकल्स ईश्वर के ऐसे होते हैं कि वो मेडिकल साइंस को भी पलट देते हैं। एंड आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ऐसा होता है। तो विल पावर से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर आपको लग रहा है कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्यों ये चीज इतना बढ़ रही है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो जेनेटिक अगर है, आपकी फैमिली में है। एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है एंजेलिना जॉली, अगर आप जानते हो, तो उन्होंने अपना ब्राका म्यूटेशन टेस्ट होता है एक, वो उन्होंने कराया था। तो उनको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी कि आपको आने वाले 10-15 साल में ये होने ही वाला है। क्योंकि वो एजुकेटेड थी, क्योंकि वो अवेयर थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं उसको बढ़ने ही नहीं दूंगी।
उन्होंने बायलैटरल मैस्टेक्टमी करा ली, मतलब दोनों स्तन को उन्होंने सर्जरी के थ्रू निकलवा लिया, उन्होंने अपने बच्चेदानी का भी ऑपरेशन करा लिया। ओके। और आजकल कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेसिस और प्लास्टिक सर्जरी इतनी बढ़िया हो गई है कि शी इज डूइंग गुड इन इंडस्ट्री, एवरीथिंग इज फाइन। अभी कॉस्मेटिकली भी और सोशली भी और साइकोलॉजिकली भी ऐसा कोई बर्डन नहीं है, आप इम्प्लांट्स डलवा सकते हो। बट इस भय में जीना कि हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्या करेंगे, उस हिसाब से उसके चलते लोग क्या करते हैं, उसको स्टेजिंग को बहुत बढ़ा लेते हैं। फिर वो ऐसी स्टेज में आते हैं कि हम वो बोलते भी कि डॉक्टर साहब आप बचा लो, तो हमारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे हम भी मनुष्य हैं। लेकिन हमें ये उनको बताना पड़ता है कि अब आपके पास इतना ही समय बचा है, लेकिन हम भी कितनी पॉजिटिव होप उनको दे सकते हैं। तो ये आजकल जो लाइफस्टाइल पैटर्न है कि जंक फूड ज़्यादा खाना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, स्मोकिंग करना और सीडेंट्री लाइफस्टाइल होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर हैं, स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं। नली पैरिटी, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना, नली पैरिटी मतलब कि जिनको कभी बच्चे नहीं हुए हैं, या आपने लेट कंसीव किया है, या फिर मीनार के जो माहवारी आती है वो बहुत पहले आ गई है, या फिर ऐसी जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, तो ये सारी कॉजेज होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण कैंसर डेवलप हो सकता है। ओके। तो मतलब जिनके अगर बच्चे नहीं हुए हैं या वो फीड किसी ने कभी नहीं कराया तो उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं? चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें, इसीलिए हम महिलाओं को बोलते हैं कि एक प्रॉपर एज के बाद 35 या 40 के बाद रेगुलर ईयरली ब्रेस्ट चेकअप कराना चाहिए। ओके। कोई मतलब सेल्फ ऐसे चेकअप भी होता है जो लोग कर पाए अपने आप से? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जैसा मैंने आपको बताया, उसका बहुत अच्छा वीडियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको निकाला है यूट्यूब पे। वो उसमें महिलाएं देख सकती हैं कि आपको कैसे लेट के आपकी स्तन की जांच करना है, कैसे शीशे के सामने खड़े होकर आपको जांच करना है, कैसे कमर पे हाथ खड़े होकर जांच करना है, हाथ का मूवमेंट्स कैसा होगा, क्लॉकवाइज जाएगा, फिर डायलो क्लॉक पोजीशन आएगी। तो ये सारा वीडियो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी, जितनी भी महिलाएं इसको देख रही हैं या पुरुष भी देख रहे हैं जिनके साथ में महिलाएं रहती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे हम बोल रहे हैं नई नई तकनीकें जो आ रही हैं सर्जरी की, तो क्या ट्रेडिशनल सर्जरी धीरे धीरे रिप्लेस मतलब हो जाएगी इन बाकी सर्जरी से जो नए आ रहे हैं जितने भी? देखिए, ट्रेडिशनल सर्जरी तो नहीं जा सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम कितने भी बड़े हो जाएं, आप इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझिए, मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, आज भी मुझे कुछ डैमेज कंट्रोल करना होता है तो मैं अपने माँ और पापा के पास जाती हूँ कि ऐसा हो गया है, अब बताओ क्या करना है। तो आप यू ऑलवेज गो बैक टू योर रूट्स। आप जैसा मैंने आपको बोला कि आपके पास कितने भी फैंसी लैप्रोस्कोप्स आ जाएं, कितनी भी AI आ जाए या रोबोटिक आ जाए, कितनी भी टेक्निक्स आ जाएं, लेकिन अगर आप रूट लेवल पे उस चीज़ को फिक्स नहीं कर पाओगे, रूट लेवल पे अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको मतलब आपने मशीन खराब हुई तो मैं ये वेट नहीं करूँगी कि कोई आके उसको फिक्स करे। मुझे ये पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, मशीन फेल हो गई है, आई नीड टू ओपन द पेशेंट, और ओपन करके मैं सर्जरी परफॉर्म करूँ। तो ट्रेडिशनल मेथड्स कभी भी नहीं जा सकते, वो रूट लेवल की सर्जरी है, वहीं से ही सब कुछ निकला है और वहीं से ही सब सीखे हैं। तो इसीलिए मैं आज के सर्जन्स को, जो बडिंग सर्जन्स हैं, मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि आप डायरेक्टली जाके मशीन्स पे मत सीखिए। अच्छी बात है, आपको टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से चलना पड़ेगा, वो हम सब चल रहे हैं, लेकिन जब कुछ हो जाएगा तो आप वापस से चीज़ें कैसे सीखेंगे। इसलिए रूट लेवल सर्जरी, ट्रेडिशनल सर्जरी, किसी भी सर्जन को सीखना, बेसिक्स सीखना किसी को भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि नेवर गो आउट ऑफ फैशन। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट ट्रेडिशन इज कमिंग बैक है शायद, तो आप फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली। ऑन्कोलॉजी एक टर्म होता है मेडिकल में, उसका क्या आसान भाषा में आप मतलब होगा? ऑन्कोलॉजी, जब हम बात करते हैं ऑन्कोलॉजी की, तो ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर, मतलब कोई भी चीज जो कैंसर से रिलेटेड हो। तो वो ऑन्कोलॉजी, इट इज अ वाइड टर्म, बहुत वाइड टर्म है, उसके अंदर सारे टाइप के कैंसर आते हैं। हम बोलते हैं ना कि आप किसी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा लो, या ऑन्को सर्जन को दिखा लो, या फिर ऑन्को फिजिशियन को दिखा लो। तो इनमें क्या फ़र्क होता है? जो ऑन्को फिजिशियन होता है वो कीमोथेरेपी से डील करता है। जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रहता है वो रेडिएशन का पूरा मामला देखता है। जो ऑन्को सर्जन होता है वो कैंसर से रिलेटेड सर्जरीज करता है। तो ये मिलके पूरा पैनल ऑन्कोलॉजी बनाता है, जिसमें पैथोलॉजिस्ट भी आते हैं जो बस ऑन्कोपैथोलॉजी करते हैं। तो इट्स अ बिग डिवीजन, जिसमें आप जेनेटिक्स से लेके, इम्यूनोथेरेपी से लेके, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। और इस हम फील्ड को पूरी ऑन्कोलॉजी फील्ड बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी, ओके। मैंने शायद गलत प्रोनाउंस किया। नहीं, नॉर्मली आप इतने अडेप्ट नहीं होते ना इन वर्ड्स के साथ, तो वो अक्सर लोग उसको वैसा प्रोनाउंस करते हैं, बट नहीं, लेकिन ये शब्द हमारे लिए बहुत नए हैं। पर आप जो चीज़ें बता रही हैं आसान जो भाषा में हमें, तो हमें समझने में बहुत आसानी हो रही है, वरना हम समझते थे ये भी एक बीमारी का शायद टर्म है या कुछ। तो बेसिक भाषा में वो बेसिकली वो कैंसर है, बट वो उसको वाइड
उसको बताया गया है ट्रीटमेंट ठीक करने के लिए शायद एक उसमें क्या टीम्स रहती हैं, क्या क्या कौन किसका क्या डेजिग्नेटेड काम है, तो वो ऑन्कोलॉजी के अंडर में आता है। ओके। आजकल पेट की भी बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। करेक्ट। हमारे जो अंदर जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी हमारे और ऑर्गन्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं या इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है आजकल? ऐसा देखिए, क्यों जो होता है? आप पेट की बीमारियां बोल रही हैं उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। तो पेट की बीमारियां इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि आजकल खाना पीना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखेंगे हर चीज़ में मिलावट है। एक टाइम था ऑर्गेनिक की बात चल रही थी, अब ऑर्गेनिक हर जगह है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। लोग प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, फ्रोजन फूड्स खा रहे हैं जो इतने टाइम तक रखे हैं। क्या आपको लगता है फ्रोजन फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी हाई होगी? नहीं हो सकती। जो चीज़ फ्रोजन है, जो चीज़ डेड है, उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन सब चले जा चुके हैं। इसीलिए जो कॉन्सेप्ट था पहले कि फ्रेश खाना है, अभी सब्जी लेकर आए हैं गांव से कोई और हमने उसको बना के अभी खा ली, तो आप पहले के लोगों को देखोगे उनको मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो दिन की 10 रोटी खाते थे, 2 ग्लास दूध पीते थे और दिन भर काम करते थे। आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान मल्टीविटामिन्स ले रहा है, कैल्शियम ले रहा है, विटामिन्स ले रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये क्योंकि हमको ये नॉर्मल नेचुरल फूड सोर्स से नहीं मिल रही है, तो हमको ये बाहर से लेना पड़ रहा है जी। इसीलिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स या पेट की बीमारियां, आज की बीमारियां इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ता है तो वो गट को पूरा खराब कर देता है। आपका सोने का टाइम कुछ और है, उठने का टाइम कुछ और है। तो और ये स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें, वर्क प्रेशर, कोई खाने पीने का ढंग नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है, और जो हम खा रहे हैं उसका भी कंजम्पशन अच्छा नहीं है। तो इसके कारण मिल्क प्रोडक्ट से आज ये जो अभी लैक्टोज इंटॉलरेंस कभी नहीं था, आपने पहले बहुत कम सुना होगा, कभी नहीं होता था। 2 ग्लास दूध पिला देती थी मम्मी ऐसी उठा के कि तुम दूध पियो सब ठीक हो जाएगा, यही बोलते थे हम। बट आजकल ये सब चीज़ें क्यों होने लग गई हैं? क्योंकि फूड हैबिट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल्स और ये सारी चीज़ें बहुत बदल रही हैं, जिसके कारण ये सारी डिजीजेस बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो मतलब हमें लाइफस्टाइल जो हमारा होता है उसमें मेजर क्या चेंजेस लाने चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को, जितनी मतलब बीमारियां हैं उनको जितना, देखिए होनी तो है, ऐसा तो नहीं है कि बीमारी कुछ होगी नहीं आपको, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं बिल्कुल, या हम उसको थोड़ा सा दूर कर सकते हैं कि थोड़े हमें और एज हो जाए, क्योंकि एक एज के बाद तो बीमारियां आती हैं। तो उसके लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो हम बोलते हैं, और देखिए हेल्दी लाइफस्टाइल की अगर आप बात करेंगे तो किसी भी इंसान को, नॉर्मल इंसान को फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। फाइबर मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फल, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं। अब आजकल आप देखोगे 12 महीने सारे फ्रूट्स मिलते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा कंजम्पशन भी तो वैसा ही हो रहा है ना। तो हम इसलिए बोलते हैं कि सीजन के फ्रूट खाना चाहिए। जब आम आ रहा है तो अब आप आम खाइए, आप उसको पूरे टाइम मत खाइए। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप फाइबर का इंटेक ज़्यादा अच्छा रखेंगे, मल्टीविटामिन्स का, मिनरल्स का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, आप एकदम अपने फिक्स अच्छा डाइट प्लान करके लेंगे कि इतना अमाउंट इस चीज़ का होना चाहिए, इतना अमाउंट फाइबर्स का होना चाहिए, इतना ओट्स होने चाहिए। तो डाइट को सबसे पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा। वाटर इनटेक बहुत कम है। आप देखना हीट स्ट्रोक कितना कॉमन हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है लेकिन हाइड्रेशन उतना प्रॉपर नहीं है। और अगर आप नॉर्मल समझेंगे तो शरीर 70% पानी से बना है जी। अगर आप शरीर को 70% पानी से बना है और उसको पानी ही नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएगा? 30% बाकी तो कंपनसेशन हो रहा है, बट 70% इट इज़ वाटर। तो वाटर इनटेक लोगों का बहुत कम है। तो आइडियल वाटर इनटेक 3 से 3.5 होना चाहिए, जो कि हम नहीं लेते। इसलिए मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ आप बॉटल से उसको पीना चालू करो। 1 लीटर की बॉटल, तो आपको पता होता है कि आप कितना पानी ले रहे हैं। आजकल तो वो मेजरमेंट वाली बॉटल्स आने लगी हैं, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो खाना फिक्स करना है, पीना फिक्स करना है। उसके बाद अगर आप कोई अल्कोहल या स्मोकिंग है तो उसको छोड़ देना ही बेहतर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो क्रॉनिक इसको ले रहे हैं वो तुरंत सडन उसको बंद कर दें, बट कोशिश करिए कि उसको कम कर दें। क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि हम जहर ले रहे हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन जहर से इंसान मरेगा ही, चाहे आप थोड़ा लो चाहे आप एक बार में ले लो, तो इट इज़ अ पॉइजन, सो इट इज़ गोइंग टू किल यू। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्ट्रेस लेवल्स कम करने की, तो लोगों को एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, ये सब अपने रूटीन में 45 मिनट्स इसको रख लेना चाहिए, आपको ले लेना चाहिए कि आप वॉकिंग पे कहीं चले गए, नेचर के पास कहीं चले गए। उसके बाद आपको एक फिक्स टाइम स्लीपिंग का रखना चाहिए कि आप इतने बजे सो जाएं, क्योंकि आजकल जो स्क्रोलिंग और ये सब है, हम रात भर स्क्रोल कर रहे हैं, फिर हम करवटें बदल रहे हैं, क्योंकि मेलेटोनिन का
जो भी मात्रा होनी चाहिए वो उतनी रहती नहीं है, तो फिर वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है और इवेंचुअली फिर आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं लास्ट टाइम फ्रेश मॉर्निंग में कब उठी थी या कब उठा था। बिल्कुल सही बात तो ये सारी चीज़ें अगर इंसान फिक्स कर देता है तो एक नॉर्मल GI डिसऑर्डर्स तो ठीक ही है, बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। ओके, बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने हेल्दी रहने के लिए। मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आप समाज सेवा, जैसा मैंने आपके बारे में सुना है और मैंने देखा भी है कि आप बहुत ज़्यादा करती हैं, तो कोविड के टाइम पे और शायद कुंभ मेला जब लगा था वहाँ पे भी जाके आपने रहा, वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, समाज सेवा करने का तो मुझे कभी भी मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने ये मौका दे दिया तो इसको तो नहीं छोड़ना है प्रिया जी। तो कोविड के टाइम पे हमने कोविड, मतलब वो तो आप समय ना पूछें तो ही अच्छा है, वो हमें सबको पता है कि हमने बहुत भयानक समय निकाला है। उस टाइम पे मुझे याद है कि कोविड के समय पे बस डॉक्टर्स और ऑफिशियल्स और पुलिस वाले ही अलाउड होते थे शहर में, और मुझे ये भी पता है कि बस्तियों में खाना नहीं होता था लोगों के पास। तो मैं उस टाइम पे रॉबिन हुड आर्मी के थ्रू जुड़ी हुई थी। अच्छा। तो हमने उस टाइम बहुत काम किया। अब लोगों को हम फूड ड्राइव भी करते थे तो हमें उतने सारे लोग अलाउ नहीं थे क्योंकि क्वारंटीन वगैरह का ये सब चल रहा था कि इतना लोग आप मिल नहीं सकते। तो मैं जब कभी भी मुझे ड्यूटी से ऑफ मिलता था या मेरा कोई भी इन्फेक्टिव फेज नहीं होता था तो मैं अक्सर ये हमेशा करती थी कि मैं सारी बस्तियों में जाके मैंने खाना दिया है। अच्छा। और सारी बस्तियों में जाके मैंने राशन दिया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, बड़ा कोई भी होता तो वो यही करता अगर उसको मौका मिलता तो। लेकिन आई वॉज लकी कि मुझे कोविड में भी लोगों की सेवा करने का मौका मिला, और जो मैंने वहाँ पर दृश्य देखे हैं वो बहुत भयानक हैं। ईश्वर ना करे कि कभी किसी को ऐसी चीज़ कभी कोई देखने मिले और किसी भी घर वालों के साथ ऐसा कुछ हो। तो उस समय पे ये लगता था कि मतलब ईश्वर ये चांस दे रहा है करने का कि आपको कोविड में भी आपको लोगों को, आप मरीज को ठीक कर पा रहे हो और साइड बाय साइड आप सोशल सर्विस भी कर पा रहे हो, क्योंकि हम बाहर इजीली निकल सकते थे और हम ये सब कर सकते थे। तो जब मैं उन बस्ती वालों को खाना देती थी या अनाज देती थी या राशन देती थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि वो लिटरली वो रोते थे क्योंकि उनके पास 2-2, 3-3 दिन का खाने का भी कुछ नहीं होता था। और ऐसे इंसान को अगर आप थोड़ा बहुत खाना दे देते हो तो वो बहुत खुश हो जाता है। फिर मैंने उसको रूटीन बना लिया था कि जब कभी भी मैं नॉन इन्फेक्टिव फेज में रहूंगी, ऐसा नहीं कि मैं कोविड ड्यूटी कर रही हूँ और फिर मैं उनके पास जा रही हूँ, तो ये कभी भी नहीं हुआ कि मेरे थ्रू किसी के पास इन्फेक्शन गया हो, वो उसका मैंने विशेष ध्यान रखा। और मैंने पैरेलली अपनी कोविड ड्यूटीज़ भी उतने अच्छे से की और पैरेलली मैंने जितनी मेरे से कैपेबिलिटी से मेरा जो हो पाया वो मैंने किया। क्योंकि हम जैसे मैं आप कुंभ की बात कर रहे थे तो जो मेरे गुरुजी हैं स्वामी अवधेशानंद गुरुजी, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। तो मैंने हमेशा एक चीज़ सीखी कि वो मुझे हमेशा बोलते थे कि प्रिया, लाइफ में ट्रिपल A का एजेंडा रखना, अन्य, अक्षर और औषधि। अगर आप किसी को अन्न दे सकते हो, अनाज दे सकते हो, खाना दे सकते हो तो वो ज़रूर देना। अक्षर, अगर आप किसी को पढ़ा सकते हो तो आप ज़रूर पढ़ाना। अगर आपको ईश्वर इतनी कैपेबिलिटी देता है तो ज़रूर पढ़ाना। और औषधि, अगर कोई बीमार है तो उसको दवाइयाँ ज़रूर देना। तो मैं औषधि के पर्पज़ से तो मैं काम कर ही रही थी। अन्य देने का मुझे मौका मिला। और अक्षर, वो कहते हैं कि गुरुजी ही कहते हैं ये चीज़, इनफैक्ट मेरी माँ बहुत बड़ी बिलीवर है इस चीज़ की कि अगर आप राइट हाथ से दान करते हो तो लेफ्ट को भी पता नहीं होना चाहिए। तो मैं ये चीज़ मानती हूँ। लेकिन हाँ, अगर हमारे डिस्प्ले से या हमारे बोलने से 2 लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आज के समय में मुझे लगता है कि आपको उसको बताना चाहिए, जिससे कि लोग अवेयर हो और वो भी 2 लोगों के लिए वो काम कर सकें। तो हमने कुंभ में हमारी बहुत बड़ी टीम है। हम हर साल 1 हफ्ते 10 दिन के लिए तो हम जाते ही हैं और वहाँ हमें इतनी कृपा होती है भगवान की कि हमें 1000 लाखों साधु संतों और महात्माओं को हमको ट्रीट करने का मौका मिलता है। और जो देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं तो हम उतने सारे पेशेंट्स देख पाते हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छी सर्विस कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ समय के लिए ऑफ लेकर के और चले जाऊँ और कुंभ में अपनी सर्विसेज दूँ। और इनफैक्ट मैं सारे कैंप्स में भी यही बोलती हूँ कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे अगर सेवा का मौका मिल रहा है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको कर दूँ। फिर मेरे से अगर कोई एक इंसान भी ठीक हो रहा है तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। तो मैं कैंप्स भी कभी भी ऐसा नहीं कि मैं किसी भी कैंप में किसी से कोई पैसे लेकर या देकर ऐसा कुछ करवाना कभी नहीं किया मैंने। अपन ने पर ये सेवा समाज सेवा के लिए काम किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी सेवा है ये। आप कुंभ में जा रही हैं, आप साधु संतों का इलाज कर रही हैं, आपने कोविड में इतना कुछ किया, ये बहुत बड़ी मतलब मुझे बोलने में ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसा होता है कि आप अपनी बातें, अपनी अच्छाइयाँ अपने मुंह से नहीं
बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लोगों को लगता है देखिए, अगर हमें ये नहीं है कि आप अपने लिए बोल रही हैं, ये बाकी लोगों के लिए, आपने जैसा बोला ना कि आप कर रही हैं तो 4 और लोग आपसे शायद इंस्पायर होके और लोग करने लग जाएं, तो ये तो आप अच्छी बात ही है जो लोगों में फैला रही हैं और लोगों को बता रही हैं। तो मुझे लगता है अगर 2 लोग भी इस बात से प्रभावित होकर ऐसा कुछ काम करने लग जाएं तो आपके लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, आप हॉकी में नेशनल लेवल प्लेयर रही हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आपको लगता है कि स्पोर्ट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होते हैं? स्पोर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। आप कितने भी स्ट्रेस में रहें, आप कभी भी देखना, आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए कोर्ट बुक करिए और आप वहाँ पर खेल कर आइए, दोस्तों से मिलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब जब आपने ये बोला कि आप गोल्ड मेडल हैं, आपने स्पोर्ट्स खेला है, मेरा ड्रीम कभी था ही नहीं डॉक्टर बनने का। ओके। मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स में ही आगे जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली कंडीशंस कुछ ऐसी हुई, मेरी मदर बहुत सिक हो गई, तो फिर मुझे अपने स्पोर्ट्स को छोड़ना पड़ा। और फिर हम शिफ्ट हुए जबलपुर, तो वो सर्कमस्टांसेस काफ़ी बेकार थे। और जब मैंने अपनी मदर को आईसीयूज में देखा, मुझे लगा कि नहीं, इसी चीज़ में कुछ करना चाहिए। और फिर मेरे फादर साहब ने भी यही बोला, फिर मदर ने भी यही बोला, तो हम 2 बहनें हैं, एक इंजीनियर है और मैं डॉक्टर हूँ। और मम्मी पापा ने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी। एक चीज़ मैं बस इसी के लिए थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि लोग प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद सब कुछ देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो अंत तक आप जिस दिन खत्म होगे वो आपके साथ ही रहेगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं। और आई वॉज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना एजुकेशन दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। बहुत ही अच्छी बात है, और आप उस लेगेसी को आगे ही बढ़ा रही हैं, आप भी बच्चों को पढ़ा ही रही हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि शिक्षा का दान मुझे लगता है सबसे बड़ा दान है। आप एक एजुकेटेड सोसाइटी, अगर आप एजुकेटेड सोसाइटी खड़ी कर रहे हो तो आप आधी से ज़्यादा चीज़ तो आप ऐसे ही कर दे रहे हो। बिल्कुल सही बात है। आप हमारे देश की जो बच्चियां हैं, युवा हैं, आगे की जो यंग जनरेशन है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें तो क्या बोलेंगे आप? अब मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को ना बिल्कुल दब के नहीं रहना चाहिए। कि एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी कि आप कितनी ऊंचाई तक जाना है ये आपको कोई बताएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है कि आप उड़ने से पहले किसी की परमिशन नहीं लोगे, क्योंकि आसमान किसी के बाप का नहीं है। जी, ये मैंने कहीं पढ़ा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी ऊंचाइयां, आप अपनी हदें, आप अपनी लिमिट्स आप खुद तय करेंगे, लेकिन उसको तय करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। जी, आपको कोई आके ये नहीं बताएगा कि आपको ये नहीं करना है, ये गलत है, ये सही है। मेरे लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें आई कि डिसीजन मेकिंग में मैं निल हो गई, ज़ीरो हो गई, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए। तो गलत डिसीजंस लिए मैंने लाइफ में, मैं गिरी, मैं वापस उठी, चीज़ें मैंने सीखी, बस मैंने ये सीखा कि अब इसको वापस से नहीं दोहराना है। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने डिसीजंस लेना चाहिए, गिरना चाहिए, वापस उठना चाहिए, सीखना चाहिए। और लड़कियों को तो स्पेशली, वो कहते हैं ना लड़कियां भगवती का स्वरूप होती हैं। जी, भगवती क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। उससे तो सृष्टि चल रही है। अगर वो किसी एक नई लाइफ को जन्म दे सकती है तो मुझे नहीं लगता कि बाकी काम बहुत टफ हैं या कुछ है। तो आप बिंदास बेबाक जीना चाहिए किसी भी एक औरत को या स्त्री को या लड़की को। और सपनों का कोई चार्ज नहीं है, देखो पूरे करो, और जितना ऊंचा उड़ना है उड़ो। वही है बात, वही है कि आसमान किसी के बाप का नहीं है। आप अपनी ऊंचाई से उड़िए और जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसको बिल्कुल करिए। गिरेंगे, वापस उठेंगे, फिर से बना लेंगे। इसीलिए नॉलेजेबल होना ज़रूरी है कि आप नॉलेज के साथ भी रहेंगे, आप चौराहे पे भी बैठेंगे, अगर आपका सब कुछ ख़त्म भी हो जाएगा तो आप वापस से बना लेंगे उसको। तो सारी लड़कियों को अपने ड्रीम्स परस्यू करना चाहिए और लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। और मैं रीता फिर से एक नए एपिसोड के साथ, ऐसे ही एनर्जी के साथ, ऐसे ही किसी नए गेस्ट के लेके, जैसे आज हमारे साथ थी डॉक्टर प्रिया सिंह कुशवाहा। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई, जीवन जीने के बहुत आसान तरीके बताए, तो हमें इनको फॉलो करना है। और बस डॉक्टर प्रिया पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और उनको बहुत शुभकामनाएं दीजिए कि वो भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़ें। धन्यवाद।